नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू। जयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए तीनों कृषि कानून को लेकर आज श्रीगंगानगर में किसान हुंकार भरेंगे। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर विमान MiG-21 बुधवार को बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बावजूद भारत पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को लेकर अपना रुख हमेशा नर्म दिखाते हैं। सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर केंद्र पर बोला हमला। पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे मतदान की यह प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान दल के कार्मिकों ने पहले मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके बाद मतदान शुरू हुआ। इधर गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चुनाव में लोकसभा, विधानसभा और सरपंच जैसे चुनावों की तरह मतदान केंद्र पर भीड़ देखने को नहीं मिली। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि जयपुर के अलावा जोधपुर, भरतपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समिति के 521 सदस्यों और के लिए मतदान करवाया जा रहा है। 521 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1721 उम्मीदवारों ने इन जिलों में दावेदारी पेश की है। प्रथम चरण में लगभग 10,000 EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 30,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव संपन्न करवाएंगे। साथ ही अपना निर्णय EVM बंद कराएंगे, जिसके बाद 4 सितंबर को होने वाली मतगणना के बाद परिणाम सामने आ सकेंगे। दौसा जिले में कुल 11 पंचायत समितियां हैं, जिनमें दूसरे चरण में दूसरे और तीसरे चरण में 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर आज श्रीगंगानगर में किसान हुंकार भरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रीगंगानगर की बिंजबाइला मंडी में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों वर्ग हिस्सा लेंगे। इस किसान महापंचायत को बॉलीवुड स्टार सोनिया मान, विधायक गिरिधारी महिया, पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, कामरेड शोपत और मेघवाल संबोधित करेंगे। इसके साथ रेड आर्ट्स पटियाला के कलाकारों की ओर से एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से तीनों कृषि कानूनों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को काफी लंबा समय हो गया, लेकिन किसानों का हौसला अभी भी चरम सीमा पर है। बिंजबाइला मंडी में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। किसान संगठन गांव-गांव जाकर किसान, मजदूर और व्यापारियों को महापंचायत में आने का निमंत्रण दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक किसानों ट्रैक्टरों और बाइक के काफिले के साथ शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार हजारों की संख्या में किसानों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा की दृष्टि से आधा दर्जन थानों का पुलिस जब्ता तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर विमान MiG-21 बुधवार को बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसा पाकिस्तान सीमा से लगे इलाके से हुआ था। विमान क्रैश होने के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित बचाने में सफल रहा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक उनका विमान ट्रेनिंग शॉट पर था। सैन्य के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 हादसे के बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित तरीके से विमान से इजेक्ट कर लिया। हादसे के बाद विमान से गिरने के मौके पर मौजूद कच्चे छप्परनुमा मकानों में भी आग लग गई। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार विमान भूरटिया गांव के पास गिरा। उन्होंने कहा कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से किसी को हताहत होने की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बावजूद भारत पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को लेकर अपना रुख हमेशा नर्म दिखाता है। एक बार फिर भारत ने दरियादिली दिखाते हुए गलती से भारत की सरहद में आए 2 नागरिकों को रिहा करके जाने को कहा। भारत 28 अगस्त को 2 पाक नागरिकों अटारी बॉर्डर से रिहा करेगा। इसमें एक किशोरी सरहद बाड़मेर में किशोर सुधार गृह में पिछले 2 साल से अपनी वतन वापसी का इंतजार कर रही थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले के 9 सितंबर 2019 को तारबंदी क्रॉस कर भारत में आया पाक नागरिक अब वतन वापसी होगी। पाकिस्तान का भागचंद कोहली बाड़मेर के किशोर प्रेषण गृह में पिछले 2 साल से रहा था। अब गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पाकिस्तानी नागरिक भागचंद की वतन वापसी करवाने हेतु लिखा था। भारत एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाक नागरिक को रिहा करने जा रहा है।
इसको लेकर भारत सरकार ने राजस्थान और एमपी सरकार को पत्र लिखा। आपको बता दें कि दोनों पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वतन भेजा जाएगा। दोनों में से एक पाकिस्तानी नागरिक सरहद बाड़मेर से हैं। दरअसल 9 सितंबर 2019 को भागचंद मुनावाब बॉर्डर से तारबंदी क्रॉस करके भारत सीमा में घुस गया था। बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों ने पाक नागरिक को पकड़कर बीएसएफ को सौंप दिया था। पाक नागरिक के पास पाकिस्तानी करेंसी मिली थी। करेंसी पर मोबाइल नंबर भी लिखे हुए थे। इसके बाद नागरिक से विभिन्न संयुक्त एजेंसियों ने इससे पूछताछ की थी। अलवर जिले के रैणी क्षेत्र में दानपुर गांव में भगवान शिव शामिल होने आए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल देशी घी से भी महंगा हो गया है। वही केंद्र सरकार पर किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर पायलट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान पायलट ने राजस्थान में 12 जिलों में 40,000 करोड़ रुपए के ईस्टर्न कैनाल परियोजना का काम ढिलाई होने पर अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा, इस काम पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी की सरकार यह योजना बनाई हो, लेकिन अब इस पर काम करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह योजना राजस्थान से 12-13 जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। सचिन पायलट ने कहा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान में स्टंट कैनाल योजनाओं को लागू करने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर मांग को पूरा करना चाहिए। पानी आने वाले भविष्य में जरूरी है। राजस्थान के किसानों और 12-13 जिलों की करोड़ों लोगों की 40,000 करोड़ की योजना को लागू करके तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है। अगले कुछ सालों में यह योजना बनकर तैयार हो जाएगी। किसानों को फायदा होगा। इस काम पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान के इस जिले में सेहत से खिलवाड़ की हो रही है कोशिश। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का सीएमएचओ ऑफिस भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार यहां भ्रष्टाचार के नित नए मामले खुलते जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को श्री गंगानगर एसीबी की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक बाबू प्रवीण खत्री को 20,000 की रिश्वत सहित गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों में भी एसीबी ने कार्यवाही करते हुए इसी ऑफिस के 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। एसीबी के डीसीपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि बाबू प्रवीण खत्री को केसरी सिंहपुर के सन्नी मिष्ठान भंडार से फूड सैंपल नहीं भरने की एवज में 20,000 की मांग की थी। कल एसीबी को शिकायत प्राप्त हुई और कल ही सत्यापन किया गया। इसके बाद आज 20,000 की रिश्वत लेते बाबू खत्री को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने डीएसपी भूपेंद्र सोनी के अनुसार इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जाएगी। श्री गंगानगर का सीएमएचओ ऑफिस पिछले कई सालों से रिश्वत के खेल के कारण चर्चा में रहा है। सीएमएचओ ऑफिस में मनचाही पोस्टिंग देने के नाम पर रिश्वत लेते हैं बाबू पिछले दिनों से गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले एक चिकित्सक ने भी इस ऑफिस के बाबुओं पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर बार बार ड्यूटी बदलकर परेशान करने की बात कही थी। यही नहीं, इस चिकित्सक के जहरीले पदार्थ का सेवन भी कर लिया था। इसके साथ साथ खुद को सीएमएचओ पर कई जांच चल रही है। एक दशक पहले भंवरी प्रकरण आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। भंवरी अपहरण व हत्या के मामले में 10 साल से बंद आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। विधायक और मंत्री समेत 17 लोग साजिश के आरोप में जेल में थे। अब धीरे धीरे कर इनको बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इनमें से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब केवल इंदिरा विश्रो ही जेल में है। मंगलवार को भंवरी के पति अमरचंद व पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को जमानत मिल चुकी है। 10 साल पहले सामने आया यह प्रकरण प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला सबसे बड़ा मामला था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली भंवरी की महत्वाकांक्षा ने उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि वह 3 दिनों में सरकार गिराने का दावा करने लग गई थी। शुरुआत उसकी नौकरी के सस्पेंशन से हुई थी। भंवरी राजस्थानी फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहती थी।
इसलिए ड्यूटी छोड़ शूटिंग पर जाती थी। यही कारण था कि उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन स्थानीय विधायक कमल खान व मंत्री महिपाल मदेरणा की मदद से उसके निलंबन को रद्द करवा लिया था। फिर इन तीनों के बीच शुरू हुई नजदीकियां। भंवरी को ग्लैमर से ज्यादा अब राजनीति का नशा चढ़ गया था। यहाँ तक कि वह चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने लगी थी। मुश्किलें बढ़ती देख दोनों नेताओं ने उसे दूरी बना ली। इस बीच एक सीढ़ी ने पूरे प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। इसी के दम पर भंवरी देवी यह दावा करती थी कि वह 3 दिन में सरकार गिरा देगी। 2011 में उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। जयपुर में पंचायत समिति सदस्य के लिए होने वाले मतदान से एक दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया सिर्फ 2 पंचायत समितियों में जालसू और विराटनगर के एक वार्ड को रोकी गई थी। ऐसे में गुरुवार को इन वार्डों में पंचायत समिति सदस्य के चयन के लिए वोटिंग नहीं होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर गिरीश पाराशर ने बताया कि विराटनगर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 और जालसू पंचायत समिति के वार्ड की संख्या 9 में यह मतदान रोका गया था। वार्ड 9 के उम्मीदवार कमलेश मीणा और वार्ड 12 की उम्मीदवार बीला देवी का नामांकन पत्र चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। दोनों ही उम्मीदवार ने आयोग को इस फैसले के राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगर बेंच में चुनौती दी थी। यहां से आयोग ने दोनों को चुनाव में शामिल करने का आदेश जारी किया था। सिंगल बेंच के इस फैसले को आज डबल बेंच ने स्थगित कर दिया है। बेंच के इस आदेशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, इन दोनों वार्डों में पंचायत समिति सदस्य के लिए वोटिंग होगी नहीं, लेकिन जिला परिषद सदस्य के लिए होने वाले मतदान यथावत रहेंगे। फिलहाल बीएसएफ के स्पेशल डीजी हैं। कैबिनेट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 31 अगस्त से होगी। 31 दिसंबर 2022 तक पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डीजी पद पर रहेंगे। यह भी संयोग है कि पंकज कुमार सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी बीएसएफ के डीजी रहे थे। पिता के बाद बेटे को भी इसी फोर्स की कमान संभालने का मौका मिला। पंकज कुमार सिंह की छवि एक तेज तर्रार और सौम्य पुलिस अफसर की रही है। वे 7 फरवरी 2020 को बीएसएफ में डेप्यूटेशन पर गए थे। अभी वे स्पेशल डीजी के पद पर काम कर रहे हैं। सिंह सीबीआई में रह चुके हैं। राजस्थान पुलिस में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वे 2014 से लेकर 2018 तक एडीजी क्राइम के अहम पद पर रहे। पीकेसी यूएन की तरफ से 1 साल तक रह चुके हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच सचिन पायलट लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। इस क्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जयपुर से अलवर जिले के दानपुर जाते समय दौसा से रुके। इस दौरान उन्होंने जीरोता गांव में कांग्रेस प्रत्याशी वीना बेरवा के कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने जनता के कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की और दौसा सहित 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिक सदस्य जीतने का दावा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछले 7 वर्षों से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बावजूद भी देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से पार हो गए हैं। रसोई गैस भी 90 रुपये से पार पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में चारों ओर अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। ऐसे में जब देश की जनता परेशान है तो फिर बीजेपी के नेता किस बात का आशीर्वाद लेते रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पिछले 70 सालों से जिन धरोहर को सींच रही थी, उन धरोहर को केंद्र सरकार बेच रही है। इस समय देश में रेलवे एयरलाइंस आदि को बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी जान पहचान के लोगों को ऑडियो के दाम में इन धरोहर को बेच रहे हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम 5 साल में दूसरी बार बड़े वित्तीय संकट से घिर गई है। तीनों पर 37,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। ऐसे में कंपनियों ने अब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मासिक बजट 126 करोड़ रुपए से घटाकर 63 करोड़ रुपए कर दिया है। सीधा असर 1.0 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली सर्विस पर पड़ेगा। मेंटेनेंस का बजट आधा होने से सुचारू बिजली में कटौती होगी।
डिस्कॉम के चेयरमैन व ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार की ओर से जारी आदेश में बजट आधा करने के साथ नए सामान व उपकरणों की खरीद करने पर अगले 3 माह के लिए रोक लगा दी गई है। ज़्यादा ज़रूरी होने पर चेयरमैन की मंजूरी के बाद ही खरीदी हो सकती है। फ्लो फॉल्ट जल्दी नहीं सुधरेगा, नए कनेक्शन मिलने में भी देरी होगी। शेष अंतिम पेज पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में पूरा बिजली तंत्र और कंपनी संचालित हो रही है। इनमें 4 बड़े खर्चे जुड़े हैं: बिजली खरीद, स्टाफ की सैलरी, लोन की किस्तें व अन्य खर्चे। बजट आधा करने के बाद बिजली खरीद, लोन किस्त व सैलरी रोक नहीं सकते। ऐसे में 33 kVA, 11 kVA व LT ट्रांसमिशन लाइन, GSS उपभोक्ता लाइनों के लिए मेंटेनेंस प्रभावित होगा। तीनों कंपनियों के कस्टमर केयर सेंटर, FRT सेंटर्स के बिल अटकेंगे तो सीधे तौर से शिकायत व फॉल्ट देरी से ठीक होगा। लोड बढ़ने या हादसा होने की स्थिति में नए सामान के बिना बिजली सप्लाई सुचारू करना मुश्किल हो जाएगा। इस बार आधे से ज़्यादा राजस्थान में कम बारिश होने से वजह से बिजली की मांग बढ़ी है, तो ऐसे में मेंटेनेंस का अभाव क्षेत्र तंत्र में फैल रहा है। इस बार मानसून ने पूर्वी राजस्थान को हरा भरा कर दिया, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लंबे चौड़े हिस्से में अकाल जैसे हालत कर दिए हैं। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश के बावजूद बुआई का लक्ष्य 100% तक नहीं पहुंच पाया। सिर्फ 6 जिलों में ही बुआई का लक्ष्य पूरा हो पाया है। से 27 जिलों में स्थिति खराब है। जहां अच्छी बुआई हो रही है वहां बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण फसल खराब हुई है। इस बार राजस्थान के 33 में से 27 जिलों में बुआई का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ नागौर, अलवर, करौली, बारां, उदयपुर व प्रतापगढ़ में ही बुआई का लक्ष्य पूरा हो पाया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 27 जिलों में 17 अगस्त तक बुआई का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। आमतौर पर इस सीजन में किसान खेत में मोठ, बाजरा, गवार, मूंगफली और कपास की बुआई करते हैं। इस बार भी जुलाई में बुआई का सिलसिला शुरू हो गया था। महीने के अंत तक चला। राजस्थान के कई हिस्सों में हुई अच्छी बारिश के बाद किसानों को बीकानेर में मानसून बरसने की उम्मीद थी। प्रति बीघा करीब 2000 रुपये खर्च करके किसानों ने बुआई करी थी। कई किसानों ने 25 बीघा तक की बुआई कर दी थी, यानी करीब 50,000 रुपये खर्च कर दिए गए हैं। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके के एक जंगी का एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 2 युवकों और एक महिला की मौत हुई। 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज जारी है। घायलों ने बताया कि वह सभी धौलपुर जिले में सदर थाना इलाके के सरकने खड़ा गांव में रहने वाले हैं। बुधवार दोपहर 2 परिवार के लोग ऑटो से बयाना तहसील के करीस देव के मंदिर गए थे। दर्शन कर देर रात वहां से निकले। रूपवास थाना इलाके के जंगी का नगला के पास एक ट्रक ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक चालक ने टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। ऑटो में 12 लोग सवार थे। सभी लोग घायल हो गए थे। कुछ देर बाद घायलों में से दीपू नामक युवक को होश आया। उसने 100 नंबर की घटना को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के राजन देई नाम की महिला की मृत घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए आज से वोटिंग शुरू हो गई है। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही और भरतपुर जिले को इन पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसी दौरान 26 लाख से ज़्यादा मतदाता 1721 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसके पहले चरण में वोटिंग आज हो रही है। खास बात यह है कि पंचायत समिति सदस्यों के साथ साथ इन पंचायतों में आने वाले जिला परिषद के वार्ड के उम्मीदवारों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 6 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के साथ ही पंचायत समितियों में भी चुनाव होंगे। इस चुनाव के लिए 11 से 16 अगस्त के बीच नामांकन पत्र भरे जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग आज से ही हो जाएगी। दूसरे चरण की 19 अगस्त से और तीसरे चरण की वोटिंग 1 सितंबर से वोटिंग की जाएगी। जिला प्रमुख और प्रधान के लिए 6 सितंबर और उप प्रमुख और उप प्रधान के लिए वोटिंग 7 सितंबर को मतदान होंगे। शाम 5:30 बजे वोटिंग पूरी होने के बाद EVM मशीन सभी जिला मुख्यालय पर निर्धारित किए गए स्थानों पर जमा होगी। बुधवार नीलामी उत्सव बीड़ संरक्षण योजना में इस बुधवार को हाउसिंग बोर्ड की 200 संपत्तियां 44 करोड़ रुपए में बिकी है। वहीं इंदिरा गांधी नगर में 75वें स्वतंत्र आवासों को इस बुधवार को ही इस योजना में शामिल किया गया, जिनमें से 52 स्वतंत्र आवास करोड़ रुपए में बिके हैं। इन मकानों को खरीदने के लिए 300 लोगों ने बीड़ संरक्षण योजना में भाग लिया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि जयपुर वृत्त प्रथम और तृतीय में 124 संपत्तियां बिकी, जिससे बोर्ड को 35 करोड़ का राजस्व मिला। जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 15 संपत्तियां 2.20 करोड़ में, बीकानेर वृत्त में 24 संपत्तियां 2 करोड़ में और उदयपुर वृत्त में 24 संपत्तियां 3 करोड़ में बिकी।
राजस्थान की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।